सभी विद्यार्थियों का अभिनव फिजिक्स पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करेंगे कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे। जैसा कि ऑलमोस्ट सीबीएसई और आरबीएसई के 11th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और 12th की क्लासें भी लगभग सभी स्कूलों में स्टार्ट हो गई है। आज अपन 12th के फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट चैप्टर से अपन टॉपिक वाइज सीरीज से सभी टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से इस वीडियो को देखें, बुक से भी पढ़ें ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक है वो चार्ज के बारे में है। तो देखिए, चार्ज होता है, सपोज करो कि अपन दो ऑब्जेक्ट को आपस में अपन रगड़ करते हैं तो उन ऑब्जेक्ट के बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। चार्ज का ट्रांसफ़र होने से एक ऑब्जेक्ट जहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा और जिस ऑब्जेक्ट में चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है वो ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। तो फ्रॉम दिस डेफिनेशन, चार्ज हैविंग टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर सपोज करो कि कभी कभी दो पॉजिटिव चार्ज हो तो उनके बीच में ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और सपोज करो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो तो उनके बीच में ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या अट्रैक्शन फोर्स। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज हो तो उनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मीन्स अगर दो सेम कैटेगरी के चार्ज हो तो उनके बीच में ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर दो डिफरेंट कैटेगरी के चार्ज हों तो उनके बीच में ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब जो चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो होती है कूलाम, और इसको डिनोट करते हैं अपन सी से। अब देखिए, सी एक बहुत बड़ी यूनिट है, बिग यूनिट है। तो अगर चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो तो अपन चार्ज को कभी कभी मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम, पिको कुलाम। 1 मिली कुलाम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 कुलाम, 1 माइक्रो कुलाम इज इक्वल टू 10 की पावर -6 कुलाम, 1 नैनो कुलाम इज इक्वल टू 10 की पावर नैनो कुलाम 9 कुलाम, और 1 पिको कुलाम इज इक्वल टू 10 की पावर -12 कुलाम। ये जो मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम और पिको कुलाम है, इन सब की वैल्यूज न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होगी, इसलिए सभी स्टूडेंट इन वैल्यूज को मेमोराइज कर लें ताकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन चार्ज की डायमेंशन फाइंड करेंगे। चार्ज की डायमेंशन कई बुक्स में नहीं गिवन होती है, लेकिन जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं जैसे नीट का एग्ज़ाम हो, सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, आरबीएसई का एग्ज़ाम हो, उनमें कई बार पूछ ली जाती है। जैसे अपन 10th क्लास में पढ़ते आए हैं कि जो करंट है, जैसे अपन अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बोलें, आवेश प्रवाह की दर वो धारा कहलाती है। द रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है यहाँ पर IT। I मीन्स करंट, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। T मीन्स टाइम, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। तो I की अपन डायमेंशन A से डिनोट करते हैं और T फॉर टाइम, इसके डायमेंशन अपन T से डिनोट करते हैं। तो चार्ज की जो डायमेंशन आई है वो A1 T1 आई है। तो ये चार्ज के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक चार्ज का है वो है एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज मीन्स कि अगर सपोज करो कि कोई एक
सिस्टम है उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज हैं। जैसे सपोज करो उस सिस्टम के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर Q1, Q2, Q3, Qn तक चार्ज अवेलेबल हैं। तो अपने को उस सिस्टम का रिजल्टेंट चार्ज बताने के लिए अपन उन सभी चार्जेज का एल्जेब्रिक सम कर देंगे। एल्जेब्रिक मीन्स क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अपन जो जनरल सम करते हैं उसी प्रकार से अपन उन सभी चार्ज की वैल्यू का एल्जेब्रिक सम कर देंगे और जो फाइनल वैल्यू आएगी वही उस सिस्टम का रिजल्टेंट चार्ज होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज ऑफ द एनी सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। जैसे सपोज करो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जैसे एक HCl आयन है, मॉलिक्यूल है। तो जो HCl मॉलिक्यूल है अगर उसको अपन ब्रेक करें तो वो H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। अब भी देखिए H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स जैसे आयंस बनने से पहले और आयंस बनने के बाद भी टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम वो जीरो है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होगा वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा। इसलिए चार्ज की एक डेफिनेशन ये भी है कि चार्ज ऑलवेज अपना कंजर्व्ड रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका चार्ज की डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपन जब चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो चार्ज आएगा वो किसी एक फिक्स्ड वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज एक फिक्स्ड वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल होगा और जो फिक्स्ड वैल्यू होगी जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी हुई है प्लस माइनस ई, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा और इस ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अगर यहाँ पर प्रोटॉन है तो यहाँ पर अपने को पॉजिटिव लेना है और अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर अपने को नेगेटिव लेना है। और ये जो n है वो यहाँ पर एक इंटीजर नंबर है। n इज़ द इंटीजर नंबर। ठीक है, तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू जैसे प्लस ई, 2e, 3e, 4e, 5e या माइनस ई, माइनस 2e, माइनस 3, इस प्रकार से उस सिस्टम का चार्ज हो सकता है। बट किसी भी सिस्टम का चार्ज 0.5e, 1.5e ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो 0.5, 1.5 ये इंटीजर वैल्यू नहीं है और जहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी वो उस सिस्टम का चार्ज नहीं हो सकता है। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिनोट करती है। इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो ऑलवेज क्वांटाइज्ड होगा और उसकी वैल्यू अपन Q इजिकल टू n प्लस माइनस ई से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चार्ज के ऊपर एक बहुत ही फेमस लॉ है और उस लॉ का नाम है कूलॉम्स लॉ। और जो कूलॉम्स लॉ है वो ऑलवेज एप्लीकेबल होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट इसी टॉपिक के आगे कूलॉम्स लॉ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज के अपन इस टॉपिक में कूलॉम्स लॉ के द्वारा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपन कल के वीडियो में देखेंगे। इसलिए कूलॉम्स ने जो लॉ दिया था, उन्होंने बोला था कि दो पॉइंट चार्ज हो, सपोज करो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसा भी हो सकता है, दो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, दो नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर वो कुछ सम डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हो तो उन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो कूलम्बिक फोर्स होगा वो उन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के समानुपाती होगा और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के युद्ध कर्मानुपाती होगा। इट मीन्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि ये दो चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है।
ये आर डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्ज Q1 और Q2 के मल्टीप्लेक्सन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मीन्स, और जो फोर्स का जो नेचर होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों चार्ज की वैल्यू कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो भी इनके बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको अपन इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को अपन मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जैसे ही ये डायरेक्टली हटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आता है। आप हर बार पढ़ते हो कि जब भी फिजिक्स में ये डायरेक्शनली कांस्टेंट हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है। इस नए कांस्टेंट को अपन ने के ले लिया है। अब देखिए बच्चों, ये जो के है इसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, ये एक कांस्टेंट है। अगर आपका मीडियम चेंज होगा तो के की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जो कूलम्बिक फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मीडियम चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी। ठीक है, अब अपन देखिए ये के है, इसकी क्या डायमेंशन होती है, इसकी क्या यूनिट होती है, इसकी क्या वैल्यूज होती है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है कि अगर सपोज करो अपने पास वैक्यूम है, वैक्यूम में जो के की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वैक्यूम में के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन एक नया सिंबल है, अभी इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और वैक्यूम में इस के की वैल्यू फिक्स्ड होती है 9 × 10⁹। जैसा कि आपको पता है कि फोर्स की वैल्यू एफ इजिकल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर अपन यहाँ से के निकालते हैं तो के इजिकल टू आता है एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 एंड Q2। यहाँ से देखिए आप के की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। फोर्स की यहाँ पर जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और आर यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यहाँ पर मीटर, तो आर स्क्वायर हो रहा है इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर। और चार्ज की कूलाम होती है, दो चार्ज हैं Q1 और Q2 इसलिए इसकी यूनिट कूलाम स्क्वायर। तो अपने को किसी भी कांस्टेंट की जो यूनिट है वो रटनी नहीं है, समझनी है। इस तरीके से आप यहाँ पर के की यूनिट निकाल सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलाम स्क्वायर। सभी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट अपने को ऐसा यूनिट में लेनी है, और सभी अगर आप CGS में लेते हैं तो CGS में, MKS में लेते हो तो आप MKS में। अब देखिए जो नया कांस्टेंट यहाँ पर एप्सिलॉन नोट आया है, ये इसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड होती है 8.854 × 10⁻12 है। अब देखिए के और एप्सिलॉन नॉट 4 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, ये दोनों इन्वर्स हैं, इसलिए जो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो इन्वर्स ऑफ के होगी, मीन्स कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब अपन देखिए कई बार जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे नीट का हो गया, CBSE का हो गया, उनमें इनकी डायमेंशन पूछ ली जाती है डायरेक्टली। तो अपन सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, हालांकि आप बुक पढ़ेंगे 12th की तो शायद उसमें आपको ये डायमेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका अपन एक बार तरीका देख लेते हैं। तो देखिए कूलॉम्स लॉ में अपन ने पढ़ा है एफ इजिकल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन जब के कैलकुलेट करते हैं तो के की वैल्यू आती है एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 एंड Q2। अब देखिए फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो आपको 11th क्लास में भी, हालांकि जो भी आपके सर हैं उन्होंने आपको पढ़ाया, तो
तो उन्होंने आपको बोला होगा कि फोर्स की डायमेंशन आप मेमोराइज रखिए। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2। r यहाँ पर डिस्टेंस है तो r का स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसकी हो जाएगी l2। और q यहाँ पर चार्ज है, q1 एंड q2 दोनों चार्ज है, तो q1 की हो गई a1 t1 और q2 की भी हो गई a1 t1। जब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो k की डायमेंशन यहाँ पर आती है m1 l3 t-4 a-2। और जो एप्सिलॉन नॉट है वो जस्ट इनवर्स है k का, ठीक है। तो k इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। k की डायमेंशन अभी अभी अपन ने निकाली है m1 l3 t-4 a-2, यानी कि इसका जस्ट अपने को इन्वर्स कर देना है। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन m-1 l-3 t4 a2। इस प्रकार से विद्यार्थियों अपने को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन रटनी नहीं है, अपने को वो कैसे निकलती है उस तरीके को ढूंढना है, ठीक है। जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, अगर आपको उसका ढंग से डीपली नॉलेज है तो आप उसकी डायमेंशन अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि अभी तक अपन ने जो फोर्स है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकाला है, बट यू नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फॉर वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। तो अभी अपन ने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी डायमेंशन निकालेंगे और इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें, सभी मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।